हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? फटाफट ज्वाइन कीजिए और कल जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कल जो मैं चर्चा कर रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे केंद्र सरकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके अंदर अब जो रह गया है वो 3 आर्टिकल्स रह गए हैं। एक आर्टिकल 249, एक आर्टिकल 252 और एक आर्टिकल 253। इन तीनों आर्टिकल के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम और आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का विशिष्ट लक्षण। क्लियर? आशा करता हूं कि आप सभी ने रिवीजन जरूर की होगी कल जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल आर्टिकल 249 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके आगे 2 और आर्टिकल समझते हैं। एक आर्टिकल 252 है। क्लियर? अंडर आर्टिकल 252 यानी कि अनुच्छेद 252 के तहत एक चीज ध्यान दें कि यदि 2 या 2 से ज्यादा राज्य पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करे कि वो राज्य सूची के अंदर दिए गए विषयों के ऊपर कानून बनाए तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। अब इसमें बोलोगे कि इसमें कौन सी फंसने वाली बात हो गई। अब देखिए कि मान लेते हैं, ऐसे समझिए कि यूपी और उत्तराखंड ने पार्लियामेंट को यानी कि संसद को कहा कि भाई आप राज्य सूची के अंदर दिए गए विषयों के ऊपर कानून बना दे। ठीक है, और पार्लियामेंट ने, मान लो संसद ने ऐसा कर भी दिया। अब कोई तीसरा राज्य है, मान लो कि एमपी, मध्य प्रदेश, उसने इस कानून को खुद फॉलो किया। क्या किया? खुद फॉलो किया। अब खुद फॉलो तो कर सकता है ये, ठीक है, खुद से इसको लागू कर सकते हैं, लेकिन जब इस कानून को मध्य प्रदेश में या उस राज्य में हटाने की बात होगी तो उसे हटाएगा कौन? संसद ही हटाएगा। क्लियर? मतलब आपके द्वारा यानी किसी भी राज्य के द्वारा संसद के द्वारा जो कानून बनाई जाती है उसको तो आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर? अपनी तरफ से वॉलंटरली या स्वैच्छिक ढंग से, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि उसको हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? संसद को है। क्लियर? तो लिखिए, यदि 2 या 2 से ज्यादा राज्य संसद को राज्य सूची के भीतर दिए गए विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करे तो संसद ऐसा कर सकती है या ऐसे कानून को बना सकती है, लेकिन यदि किसी अन्य राज्य ने स्वैच्छिक ढंग से खुद उसे अपने राज्य में लागू किया तो उसे हटाने का अधिकार सिर्फ संसद को होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो क्या है? अनुच्छेद 253। लिखिए, यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय
समझौते को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची में दिए गए विषय के ऊपर कानून बनाना चाहे तो ऐसा कर सकती है। देख लिया? तो संसद ऐसा क्या कर सकती है? कर सकती है। नहीं, कल ही वाला टॉपिक है, ध्यान देना, उसमें 3 अनुच्छेद रह गए थे, मैंने जाते जाते कल बोला था। एक अनुच्छेद 249 जिसके ऊपर पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम, 252 अभी मैंने बताया आपको, और 253, और इसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होगा। देखिए, जैसे 3 बीघा कॉरिडोर, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक जमीन का टुकड़ा था, ठीक है, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत भारत ने किसको दे दिया? बांग्लादेश को दे दिया। समझे इस बात को? भारत ने किसको दे दिया? बांग्लादेश को दे दिया। लेकिन वो एरिया भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में था। क्लियर? ध्यान देना, पश्चिम बंगाल राज्य में था। अब जमीन किसकी है? पश्चिम बंगाल की है, वेस्ट बंगाल की। लेकिन दे कौन दे रहा है? भारत सरकार। किसको दे रहा है? बांग्लादेश की सरकार को। तो ऐसा भारत सरकार कर सकती है जब कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करना हो तो। क्लियर? समझ में आ गई बात? क्लियर? एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको। तो नेक्स्ट, अब मैं दूसरे चैप्टर पे, नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ता हूं, और वो चैप्टर क्या है? भारत के संविधान के विशिष्ट लक्षण। भारत के संविधान के विशिष्ट लक्षण। तो बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला क्या है कि भारत के संविधान की यदि बात की जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मतलब ऐसे समझिए कि कहते हैं ना कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। नहीं, ठीक इसी ढंग से हमने विश्व के अलग अलग संविधानों से अलग अलग प्रावधान लिए हैं, और फिर भारत के मुताबिक, भारत की जो ज़रूरत है, भारत के अंदर जो कंडीशंस हैं, उसके मुताबिक उसको क्या किया? हमने चेंज कर दिया। क्लियर? और फिर भारत का संविधान लिखा गया। क्लियर है पॉइंट? तो लिखिए, पहला, भारत का संविधान अलग अलग देशों के संविधान के प्रावधानों से बना है। क्लियर? अलग अलग देशों के संविधान के प्रावधानों से बना है। ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने कहा कि भारत का संविधान बिल्कुल शुरुआत में ही बताया था, एक जीवंत संविधान है। जीवंत संविधान कहने का मतलब
इसमें क्या होता है, इसमें संशोधन होता है। क्लियर? इसमें क्या होता है, संशोधन होता है। अब तक 105 क्या किए जा चुके हैं, संशोधन किया गया है। अब तक 105 क्या किए गए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब तक कितने संशोधन किए गए हैं, तो 105 संशोधन किए गए। क्लियर? अब देखिए कि अब एक चीज ध्यान देना, एक केशवानंद भारती का केस आया, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में। अच्छा, इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। क्लियर? संविधान के किसी भी हिस्से में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। लेकिन एक शर्त रख दी, शर्त ये रख दी कि देखिए, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करे, चाहे वो प्रस्तावना में संशोधन करे, 22 भागों में से कहीं भी संशोधन कर ले, बदलाव कर ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इसमें क्या दिया गया, इसमें क्या दिया गया, ठीक है, संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहा जाता है। क्लियर? अब देखो कि ये केशवानंदा भारती केस जो आया था, ठीक है, ये बात 1973 की है। क्लियर? 24 अप्रैल, ध्यान देना, इसमें 13 जजेस थे। क्लियर? और फैसला क्या था, 7-6 का, मतलब 7 फैसले के पक्ष में थे और 6 उस फैसले के विपक्ष में थे। नहीं, मतलब यहां पर मार्जिन देखो पक्ष और विपक्ष का बहुत ही कम है, 7 पक्ष में, और एक यदि इधर से यदि इधर चला जाता तो फिर विपक्ष का फैसला होता। क्लियर? जैसे अभी आपने EWS के अंदर अभी 3-4 दिन पहले इकोनॉमिकली और वीकर सेक्शन का जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया और 3-2 का फैसला था। मतलब 3 जो है वो फैसले के पक्ष में थे और 2 न्यायाधीश जो कि अभी CJI जो रिटायर्ड हो चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित, और एक मिस्टर भट्ट थे, हैं, उन्होंने क्या किया, अगेंस्ट में फैसला दिया, बाकी के 3 जो थे पक्ष में फैसला दे रहे थे। तो जिसकी बहुमत होगी वही चलेगी। तो 7-6 का फैसला था और उसमें यह कहा गया कि संसद, गौर करना, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन या बदलाव कर सकती है, लेकिन कोई ऐसा बदलाव नहीं करेगी जिससे कि संविधान के मूल ढांचे में फर्क आ जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि संविधान का मूल ढांचा क्या है भाई? तो मैं बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया। क्लियर? नोवेयर
डिफाइंड व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है, कहीं भी डिफाइन नहीं किया। हाँ, समय समय पे अलग अलग केसेस में बताती रही है हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बताता रहा है कि देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है, उदाहरण जरूर मौजूद है। क्लियर? तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया है। क्लियर? समय समय पर अलग अलग मामलों में बताती रही है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान देना, जैसे संसदीय प्रणाली, नहीं इसको माना क्या, बेसिक स्ट्रक्चर है, नहीं जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नहीं हमारे संविधान की पंथ निरपेक्षता, प्रियम्बल धर्मनिरपेक्ष नहीं लिख रहा है, पंथ निरपेक्ष लिख रहा है, तो प्रस्तावना के अंदर जो शब्द यूज किया गया पंथ निरपेक्ष ना कि धर्मनिरपेक्ष। दोनों के बीच में क्या फर्क होता है, जब मैं प्रियम्बल आपके साथ डिस्कस करूंगा तो वहां मैं बताऊंगा आपको। क्लियर? तो फिर से सुनिए, 1973 में 24 अप्रैल को केशवानंदा भारती केस का फैसला आया। सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है सिवाय संविधान के मूलभूत ढांचे को, और मूलभूत ढांचा क्या होता है उसको कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित नहीं किया। समय समय पे अलग अलग मामलों में बताती रही है कि देखिए ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। क्लियर है? ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। अब देखिए, तो पहला तो आपको समझ में आ चुका। दूसरी बात देखिए, तो पहले आपने पहला लक्षण देख लिया। अब देखिए दूसरा जो विशिष्ट लक्षण है कि लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, किस चीज का, मूलभूत ढांचे का ना, लिखा था मैंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। क्लियर? चलिए अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात की जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात की जाए तो ध्यान देना सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर? सबसे बड़ा क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये पहले ही चर्चा कर ली आपसे। अब देखिए कि इसके पीछे कारण क्या है। अब कारण क्या है, तो कारण देखिए सबसे पहला है कि इंडिया क्या है, विविधताओं का देश है, नहीं अलग अलग भाषा है, अलग अलग प्रांत हैं, ध्यान दीजिए अलग अलग भाषा है, अलग अलग प्रांत हैं। सर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रिलीजन को रख सकते हैं, मैं चर्चा करूंगा आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जब चर्चा करेंगे तो इसके ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आपसे। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के सारे रूल्स दिखवा दीजिए। ओके ओके,
नाउ आएगा बच्चे, जब अमेंडेबिलिटी कराऊंगा ना तो उस समय बताऊंगा, आर्टिकल 368 को जब डिस्कस करेंगे तो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके रूल्स नहीं है, अलग अलग बताया है कि ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो यहां पर जो मैं चर्चा कर रहा था कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसके पीछे पहला कारण है विविधताओं का देश है, और हमारे संविधान का तकरीबन 70% हिस्सा नहीं भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया, और ये अपने आप में क्या था, विशद था। विशद कहने का मतलब बल्कि था, नहीं। तो जब 70% हिस्सा यहां से लिया है, और ये खुद पहले बहुत ही विशद या विशाल सा था, तो भाई हमारा संविधान तो लाजमी है कि विशद होगा, क्लियर। इसके अलावा पहले भी आपने देखा कि जो भारत का संविधान है वो क्या है, एकल संविधान है। कहने का मतलब केंद्र एवं राज्य के लिए एक ही संविधान, और जब केंद्र और राज्य के लिए एक ही संविधान होगा तो लाजमी है कि वो बल्कि होगा, लाजमी है कि ये बल्कि होगा। ओके हरिंदर कुमार जी, एक चीज मैं बताऊं, ठीक है, ये मैं जो प्रयोग कर रहा हूं ना, ये फ्लो चार्ट का प्रयोग कर रहा हूं, एक तरीके से समझिए। इसमें आपका फायदा होगा कि रिवाइज करना होगा ना, तो एक नज़र में आप रिवाइज कर सकते हो। ध्यान देना, जैसे मैंने बोल दिया, पॉइंट्स आपको याद रखना है, समझना, पूरा लिखना नहीं है, पॉइंट्स याद रखना है। जब मेंस में आंसर लिखोगे तो ये पॉइंट याद रहेगा, तो व्याख्या खुद लिख लेंगे आप, क्लियर। और यदि व्याख्या लिखोगे सारे के सारे, तो होगा क्या बच्चे, आपका नोट्स बल्कि हो जाएगा, क्लियर। तो जो काम 15 मिनट में कर सकते हैं वो काम आप 1.5 घंटे या 2 घंटे में कर सकते हो, कर पाओगे, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। अब आप लोग जैसा सजेस्ट करें, क्लियर। देखिए, हाँ, ये 1935 में जो लाया गया था भारत सरकार अधिनियम, वो अंग्रेजों के समय में लाया गया था, क्लियर है। इससे क्या होगा बच्चे, ये ऐसे जो लिखोगे ना, आपके लिए बड़ी आसानी होगी जब भी रिवीजन कर पाओगे, क्लियर। अब देखिए, अब जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में यानी संविधान सभा में जो लोग थे वो काफी पढ़े लिखे लोग थे, नहीं, और पढ़े लिखे लोग थे, तो वो चाह क्या रहे थे कि आगे किसी भी तरीके का विवाद ना हो, तो एक एक अनुच्छेद को बड़े विस्तार से उन्होंने लिखा, ठीक है। और जैसे ही एक एक अनुच्छेद को विस्तार से लिखोगे तो वो विशद या क्या होगा, बड़ा होगा, विशद या बड़ा होगा। हाँ देखिए रवि कुमार जी, आपका प्रश्न ये है, ठीक है, कि सर ये फ्लो चार्ट सुपर्ब है, मेंस में इस तरह के डायग्राम बना सकते हैं। देखो मैं थोड़ी सी चर्चा इस पे कर लूं 1 मिनट के लिए। देखिए करना क्या है, जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस के अंदर, या तो 150 वर्ड्स में पूछे जाएंगे या 250 वर्ड्स में पूछे जाएंगे, समझना, 2 मिनट के अंदर। जब 150 वर्ड में पूछे जाएंगे तो आप लिखना शुरू करोगे, उससे पहले ही वो आपका 150 वर्ड पूरा हो जाएगा। आप मान लो 150 वर्ड को 175 में भी लिखना चाहेंगे तो आपके पास जगह ही नहीं होते हैं, क्योंकि एक प्रश्न का जगह दे दिया, उसके बाद दूसरा प्रश्न वो शुरू कर देते हैं, लिख देते हैं, नहीं तो आप चाह के भी नहीं लिख। तो उस समय देखिए आपको करना क्या होता है कि 8 से 9 पॉइंट्स तक देने होते हैं, क्लियर। अब यदि 150 वर्ड है तो पॉइंट्स लिखोगे और इसका एक लाइन का एक्सप्लेनेशन लिख दोगे, समझ आ गई बात। यहीं पे यदि 250 वर्ड है तो इसका एक्सप्लेनेशन 2 सेंटेंस में लिखेंगे, क्लियर। अपने आप 250 वर्ड क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा।
क्लियर, पूरा हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो कारण क्या है, विविधताओं का देश है। 70% हिस्सा हमने कहां से लिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। और ये क्या है, काफी विशद यदि था ओरिजिनली और उससे 70% लिया तो हमारा भी बड़ा सा तो होगा ही। एकल संविधान है, केंद्र और राज्य के लिए एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, संविधान सभा के सदस्य अति शिक्षित, लिख देता हूं, अति शिक्षित थे, नहीं। और इस कारण से उन्होंने क्या किया, विस्तार से लिखा। और जब विस्तार से लिखोगे तो फिर क्या होगा, बड़ा तो होना ही है। क्लियर। इसके अलावा एक चीज आप गौर कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखता हूं मैं, कि जो बेसिक जो सिद्धांत थे, ठीक है, मूलभूत सिद्धांत, क्लियर, प्लस केंद्र राज्य संबंध, क्लियर, प्लस प्रशासनिक, क्लियर, प्लस प्रशासनिक प्रावधान, ये सारा कुछ दिया हुआ है। और जैसे ही ये सारा कुछ दोगे तो क्या होगा भाई, संविधान हमारा विशद तो होगा ही होगा। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल आसानी होता है, इसीलिए मैं फ्लो चार्ट के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए, अब जैसे इसी को रिवाइज करना है बच्चे, तो देखो कितना आसान है। ठीक है, देखिए रिवीजन के समय में आप पढ़े ना, अपने नोट्स को देखें, एक झलक में आपको, अच्छा ये भाई सबसे लिखित बड़ा लिखित संविधान है, कारण ये है विविधता है, 70% हमने 1935 के एक्ट से लिया, एकल संविधान है। ठीक है, और इसी को क्या करना है, बस विस्तार देना है, एक आध दो लाइन लिख दोगे 250 वर्ड पूरा हो जाएगा। क्लियर, और पीटी में तो काम आना ही आना है। क्लियर, तो नेक्स्ट एक चीज ध्यान देना, इसी कारण से, ठीक है, इसी कारण से हमारे संविधान में आज के डेट में क्या है भाई, हमारे संविधान में क्या है, पहले प्रस्तावना, फिर क्या है 395 अनुच्छेद। अच्छा एक चीज यहां पर मैं समझाना चाह रहा हूं, किसी भी किताब में कुछ भी लिखा हो, लक्ष्मीकांत की किताब हो, एमबी पायली हो, सुभाष कश्यप हो, ठीक है, जेएन पांडे हो, किसी की भी किताब कर लो आप, ठीक है, यदि कहीं भी लिखा है कि भैया 440 अनुच्छेद है, इस कंसेप्ट को समझना, 420 अनुच्छेद है या 465 अनुच्छेद है, ये सारी चीजें गलत है। क्लियर, मेरे बात को गौर कर लेना अब। क्लियर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले भी 395 अनुच्छेद थे, आज भी 395 अनुच्छेद है और आगे भी 395 ही अनुच्छेद रहेंगे। मतलब 395 आर्टिकल पहले भी था, 395 आर्टिकल आज भी है, 395 आर्टिकल आगे भी रहेगा। अब यहां पर आपको थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट को समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है, क्यों कह रहा हूं। लेकिन पहले ये लिख लेते हैं कि 395 अनुच्छेद, क्लियर, 22 भाग नहीं प्लस 12 अनुसूची, ये लिख लिया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यदि कोई भी कहता है कि जी 430 या 465 अनुच्छेद है, तो आप सीधा बोलो कि भाई भारत का संविधान निकालो और 396वां आर्टिकल मुझे निकाल के दिखा दो, ठीक है।
वो दिखला ही नहीं पाएगा। जब 396 होगा तब तो दिखला पाएगा। समझो कि ऐसा क्यों है, ठीक है, यहीं पे आपको समझना है, ठीक है। हाँ, आप किताब खरीदिए, मैंने तो कल चर्चा, देखो इन प्रश्नों का जवाब अंत में, प्लीज विषय वस्तु से अलग कोई भी सवाल हो प्लीज अंत के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ठीक है, मैं चर्चा कर लूंगा। देखिए एक चीज गौर करना, आपने ऐसे समझो, ये एक कंसेप्ट को समझना बच्चों, एक कमरा है, ठीक है, जो कि 12 फीट मान लेते हैं, 12 फीट का, क्लियर नहीं? अच्छा, अब इसके अंदर 2 कमरे बना दो, इसके अंदर 4 कमरे बना दो, इसके अंदर 6 कमरे बना दो, 8 बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन ये जो कारपेट एरिया है ना 12 फीट बाय 12 फीट ही रहेगा, वो तो नहीं बढ़ेगा जी। समझ आई बात? क्लियर? कैसे नहीं होगा? चैलेंज कर देना यूपीएससी को। यूपीएससी ने 2019 में लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज की इंपीचमेंट होती है, और सुप्रीम कोर्ट के जज की इंपीचमेंट होती नहीं, उसका रिमूवल होता है, हटाया जाता है। इंपीचमेंट तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का होता है। अब यूपीएससी के बोलने या किसी के बोलने से परिस्थितियां थोड़ी बदल जाएगी। क्लियर? यदि किसी ने चैलेंज कर दिया होता उस क्वेश्चन को तो यूपीएससी को वापस लेना पड़ता। इज इट ओके? 2019 की बात मैं कर रहा हूं आपको, नहीं, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। यदि कुछ भी ना हो, यदि 4 ही ऑप्शन हो, तो फिर उसमें से किसी एक को जो लेटेस्ट होगा वो आप भर देना, वो तो आपकी मजबूरी है, वो तो आपकी मजबूरी है। लेकिन यूपीएससी के द्वारा मजबूरी किए जाने के कारण से यथार्थ नहीं बदलेगा, यथार्थ तो वही रहेगा जो है। क्लियर? समझाई बात? अब ऐसा ही क्या होता है, क्लियर, संविधान में होता है। एक एग्जाम्पल दे दूं, समझ लेना। जैसे हमने बताया था कि 3 लेयर है, एक फर्स्ट, एक सेकेंड और एक थर्ड। पहले लेयर पे क्या है भाई? केंद्र, नहीं, पहले स्तर पे। दूसरे स्तर पे क्या है? राज्य। और तीसरे स्तर पे है स्थानीय निकाय। क्लियर? चलिए इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पंचायत के बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक है। क्लियर? इसके बाद नगर पालिका। क्लियर? अच्छा, ओ पे खत्म हुआ तो इसके बाद शुरू होगा क्या? 243P। क्लियर? 243P से लेके 243ZG तक है, समझना। इसके बाद सहकारी समितियां, ठीक है, कोऑपरेटिव। क्लियर? ये जेड के बाद क्या होगा? एच, ठीक है, जेड एच से लेके जेड टी तक। अच्छा ये बताओ, ये क्या हुआ पता है? 243, 243A, 243B, 243C, ऐसे करते करते 243O तक। क्लियर? नहीं, ये वाला। फिर 243P से शुरू हुआ, ध्यान देना, 243P से शुरू हुआ और 243Z तक पहुंचा। क्लियर? उसके बाद क्या? 243ZA, 243ZB। अच्छा, एक्सेल सीट देखा आपने? एक्सेल सीट, उसमें तो यही होता है ना, इधर ABCD से Z तक, इधर ABCD से Z तक। क्लियर? तो ये चलती रहेगी ZH तक, फिर ZH से शुरू हो जाएगा ZT तक, ठीक है, और T के बाद फिर अगला अल्फाबेट। क्लियर? देखो सुनो सुनो सुनो, हरेंद्र भैया
और जो भी आप सभी लोग हैं, रवि कुमार जी, हमारी क्लास में एक बात तय हो चुकी है, जो पढ़ा रहा हूं उससे अलग कुछ भी पूछना है तो अंतिम 15 मिनट मैं इसी के लिए समय दे रहा हूं, ठीक है। आप जो कुछ भी चाहें पूछना, ठीक है। बीच बीच में मान लो कि जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं उससे अलग पूछोगे ना बच्चे, तो फिर फ्लो में रुकावट है। बस आप लोगों से ये अनुरोध है कि अपने सारी क्यूरियोसिटी को लिख के रख लो, और अंत में मैं अलग से 10 मिनट देता हूं, डेली दे रहा हूं 10 से 15 मिनट, आपको जो पूछना हो पूछ लेना, ठीक है। अभी लिख के रखो सिर्फ, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? पहले ये बताना, फटाफट जवाब दो। क्लियर? मतलब है तो आर्टिकल 243 ना, अल्टीमेट जो 395 से आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इसके अंदर देखो कितने सारे कर दिए। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बता दीजिए आप लोग, सभी लोग बोलना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि कहां कहां से हमने क्या लिया है। ये प्रश्न बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। क्लियर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सबसे पहले देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया हमने। क्लियर? सबसे पहले जो हमारा संघीय प्रणाली है, हम इस पे चर्चा कर चुके हैं भैया, संघीय प्रणाली है, हमने यहीं से लिया है। इसके बाद हमारी जो न्यायपालिका है, क्लियर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट है, क्लियर। इसके बाद राज्यपाल, लिखते चलो, राज्यपाल लिख लिया। इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन शक्तियां, हमने पढ़ा था कल, कौन सा, अंडर आर्टिकल 352, 356, 360, याद आ रहा होगा। ये सारा हमने कहां से लिया है, तो ओके ध्यान दीजिए। तो संघीय प्रणाली, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन शक्तियां, और उसके बाद जो लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग, क्लियर, लिखते चलिए। और जो प्रशासनिक प्रावधान है, ये सब कुछ हमने कहां से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटेन से क्या लिया है। ब्रिटेन से हमने क्या लिया, तो सबसे पहले संसदीय प्रणाली। अच्छा, जानते हो संसदीय प्रणाली को क्या कहा जाता है, वेस्ट मिंस्टर सिस्टम भी कहते हैं, नहीं? अच्छा, वेस्ट मिंस्टर सिस्टम क्यों कहते हैं पता है आपको, कि जो संसदीय प्रणाली का जो जन्म हुआ वो ब्रिटेन में हुआ। क्लियर? ब्रिटेन की राजधानी क्या है भाई, लंदन। क्लियर? लंदन में एक जिला है वेस्टमिंस्टर। क्लियर? एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है वेस्टमिंस्टर, और वहीं पे ब्रिटेन की क्या है, संसद इसी जिले में है। क्लियर? ब्रिटेन की संसद जो है इसी जिले में, इसी कारण से इसको वेस्टमिंस्टर सिस्टम भी कहते हैं। जहां से जन्म हुआ वहीं से भैया नाम रख दिया गया। याद रखोगे कि इसको वेस्टमिंस्टर भी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा संसद के अधिकार होते हैं, क्या है, संसद के अपने अधिकार है। क्लियर? अधिकार में जैसे देखो कि कानून बनाना, नहीं, कानून बनाना या
और शुद्ध हिंदी में बोले तो विधि का निर्माण करना। क्लियर। इसके अलावा कि ध्यान देना, विधायी प्रक्रिया मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया। देखो अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 117 और 368। क्लियर। इस अनुच्छेद में क्या है? साधारण विधेयक। बताऊंगा मैं बाद में जब संसद बताऊंगा। इसमें क्या है बच्चे? धन विधेयक। क्लियर। इसमें क्या है? वित्तीय विधेयक। इसमें क्या है बच्चे? संविधान संशोधन विधेयक। लिखिए, संविधान संशोधन विधेयक। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? सबसे पहले संसदीय प्रणाली, संसद का अधिकार और कानून बनाने का की जो प्रक्रिया है। क्लियर। देखिए बच्चे, यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि आज के तारीख में कितने अनुच्छेद हैं तो 395, यदि ऑप्शन हो तो। क्लियर। सब कुछ ऑप्शन पे निर्भर करता है। यदि ऑप्शन नहीं हो, उसमें लिखा हो 440 हैं, तो देख लेना उस समय तक कितने हैं, उस हिसाब से कर देना। यदि 395 लिखा हुआ है तो आंसर वही सही होगा। क्लियर। नहीं तो मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करूं कि आप यूपीएससी को उसके आंसर के लिए न्यायालय में घसीट देना। इज इट ओके? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो ये पॉइंट समझ में आ चुका। इसके बाद देखो, एक होता है विधि का शासन। क्या बच्चे? विधि का शासन। व्यक्ति का नहीं, कानून का शासन। कानून का शासन कहने का क्या मतलब? कोई भी बड़ा नहीं है, चाहे कोई भी हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्रिपरिषद के सदस्य हो, आम लोग हैं, इन सबों के ऊपर कानून है, कानून के ऊपर कोई नहीं। क्लियर। इंतजार करो, संसद पढ़ाने दो तब मैं बताऊंगा प्लीज। नहीं तो मैं बता दूंगा अभी 107 से लेके 368 सारा दिक्कत आपको आएगी। ठीक है, इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा संसद पे आने दीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। क्लियर। देखते हैं, यदि अंत में समय मिला तो वो भी बता दूंगा। विधि का शासन यहां पर लिख लो बच्चे, याद करना है। अनुच्छेद 14, आर्टिकल 19। इसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था है ना भारत में। क्या है भाई? राज्यसभा, संसद में और लोकसभा। ये चीज कहां से ली हमने? ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन में राज्यसभा जैसा कौन सा है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्लियर। और लोकसभा जैसा कौन सा है? हाउस ऑफ कॉमन्स। ये कहां पर है बच्चे? ब्रिटेन में। क्लियर। इसके अलावा ब्रिटेन से जो हमने लिया है वो क्या लिया है? देखना, इसके अलावा हमने ब्रिटेन से क्या लिया है? तो सिंगल सिटीजनशिप नहीं, एक हरी नागरिकता। एक हरी नागरिकता मतलब आप भारत के नागरिक है, ऐसा नहीं कि भारत और किसी राज्य के अलग नागरिक है, ऐसा नहीं। क्लियर। इसके बाद रिट नहीं, हिंदी में भी रिट लिखते हैं,
अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 क्लियर, हाई कोर्ट इसे क्या करती है, जारी करती है क्लियर। तो अब देखो कि रिट के अंदर 5 तरह के रिट हैं क्लियर, नहीं, एक क्या है, प्रतिषेध अधिकार परीक्षा क्लियर, समझ में आई बात, यानी कि हेबियस कॉर्पस मैंडामस, नहीं, सर्टिओरी प्रोहिबिशन, पढ़ेंगे हम इसे आगे, और लास्ट में क्यो वारंटो। ये है क्या है, ऐसे समझिए, किसी के मूलभूत अधिकारों का क्या होता है, उल्लंघन होता है, तो वो सीधे तौर से सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, और सीधे तौर से अपने राज्य के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हैं, जैसे यूपी के हो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट या लखनऊ हाई कोर्ट जा सकते हो क्लियर। इस हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास 5 हथियार हैं, हथियार समझते ना क्लियर, इनमें से किसी एक हथियार का प्रयोग करेगा और आपको आपका जो मूलभूत अधिकार किसी ने छीना उसको फिर से दिलवा देगा, ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो हमने ब्रिटेन की संविधान से क्या लिया है वो देख लो, एक नजर डाल लेते हैं क्लियर। हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है सबसे पहले संसदीय प्रणाली, ठीक है, संसदीय प्रणाली, फिर हमने लिया है दूसरा संसद के अधिकार, कानून बनाने का तरीका, विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था क्लियर, एकहरी नागरिकता और रिट, ये सारी चीजें हमने कहां से ली है, तो ब्रिटेन से ली है। नेक्स्ट जो बारी आती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्लियर, यूएसए से हमने क्या लिया है, ठीक है, यूएसए से हमने क्या लिया है, अमेरिका से क्या लिया है। तो सबसे पहले अमेरिका से हमने लिया है प्रियम्बल, ठीक है, प्रस्तावना, क्लियर, और ये क्या है चर्चा करेंगे जब प्रस्तावना पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो हमारा मूलभूत अधिकार है जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया, ठीक है, 12 से शुरू होता है और 35 पे खत्म हो जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति का क्या होता है, महाअभियोग होता है, हटाए जाने की प्रक्रिया को, राष्ट्रपति के हटाए जाने की प्रक्रिया को महाभियोग या क्या कहते हैं बच्चों, इम्पीचमेंट कहते, क्या कहते, इम्पीचमेंट कहते, और ये हमने कहां से लिया है, तो यूएसए से क्लियर। इसके अलावा ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, इससे संबंधित व्यवस्था हमने कहां से ली है, यूएसए से ली है। इसके बाद जो न्यायपालिका हमारी क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है, तो लिखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, क्लियर, कहां से लिया हमने,
नाउ इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन। क्लियर? लिखिए, देखिए 5 तरह के एडिट होते हैं। पहला लिखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। लिखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में हेवियस कॉर्पस कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर? दूसरा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध। चौथा है परमादेश। और पांचवा है अधिकार परीक्षा। अच्छा एक चीज बताओ, यदि आप लोग चाहते हो और पचाने की स्थिति में हो, क्लियर, तो मैं आपको ये बता सकता हूं, ये बता सकता हूं, ठीक है, ये बता सकता हूं, ये बता सकता हूं। आप लोग हाँ या ना बोलो, उसके हिसाब से बताओ। और नहीं तो मैं तीसरा संविधान का स्रोत जैसे यूएसएसआर से क्या लिया वो बताऊं। बताऊं या आगे बढ़ूं? बता देता हूं, चलो। धैर्य रखना, एक एक चीज को गौर करना, क्योंकि बारीकियां होंगी, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 2019 में इन्होंने लिख दिया, यूपीएससी ने लिख दिया कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का महाभियोग, ठीक है, का क्लियर महाभियोग। अभी मैंने बोला कि ऐसा लिख के यूपीएससी ने गलती कर दी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये समझना, ठीक है। मैं दोनों की कंपैरिजन कर रहा हूं, पहले समझना, लिखने का अलग से समय दूंगा मैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उतारने के चक्कर में, ठीक है। देखिए एक क्या है महाअभियोग, दूसरा है हटाया जाना। क्लियर? इसको क्या कहते हैं बच्चों? इम्पीचमेंट। क्लियर? इस और बिल्कुल अपना दिमाग कंसंट्रेट रखना, रिमूवल। देखो बच्चों, और मैं 1 to 1 क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। देखो ये किसका होता? राष्ट्रपति का। और ये चीजें बमुश्किल से किताबों में मिलेगी आप लोगों को, बमुश्किल से। क्लियर? ये सुप्रीम कोर्ट,
हाई कोर्ट के जजेस का, किसका? न्यायाधीश का। ध्यान देना, देखो राष्ट्रपति को महाभियोग करने के लिए, क्लियर, सबसे पहले 14 दिनों का नोटिस देना होता है। क्लियर? 14 दिनों का क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा, संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा, और यहां बता दे रहा हूं मैं, फिर राष्ट्रपति जब पढ़ाऊंगा तो उस समय इंपीचमेंट नहीं बताऊंगा, या मैं जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है उस समय फिर मैं चर्चा नहीं करूंगा, यहीं चर्चा कर दे रहा हूं। अच्छा, जो इंपीचमेंट होती है, क्लियर, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों तरह के सदस्य, एक तो निर्वाचित होते हैं, ध्यान देना, एक क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, और एक क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। निर्वाचित चुने जाते हैं और मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं, किसी को नॉमिनेट कर दिया। क्लियर? दोनों तरह के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। क्लियर? ध्यान देना, दोनों तरह के सदस्य क्या करते हैं? इसमें हिस्सा लेते हैं। अच्छा, राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, क्लियर, तो कम से कम इसका 1/4 कितना हुआ भाई? बोलिए, 125 और उसका आधा, ठीक है, 65-70 के आसपास, ठीक है, देख लेना। हाँ, 150 और फिर 25 का 12, मतलब मान लो 63 सदस्य। क्लियर? ऐसे समझ लीजिए। लोकसभा में 543 सदस्य हैं, इसका 1/4, ठीक है, इतना तो तय है कि 2.5, ये देख लो, ये करीब मुझे लगता है कि 170-75 के आसपास कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है, ध्यान देना, जो भी एग्जैक्ट हो देख लेना। अब देखिए यहां पर बात समझ में आ गई। पहले राष्ट्रपति को पूरा समझ लेते हैं। कम से कम, ध्यान देना, कम से कम यदि राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाए तो कम से कम उसका 1/4 सदस्य नोटिस दे, यदि लोकसभा में लाया जाए तो उसका कम से कम 1/4 नोटिस दे, तब जाके राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन के बाद शुरू होगी। 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। अच्छा, मैं यहां पर आपको समझने के लिए मैं फर्स्ट हाउस या सेकेंड हाउस बोल लेता हूं, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली कितना आया? 63 और 136, थैंक यू, ठीक है, 63 और 136। ध्यान देना, मैं इसको फर्स्ट हाउस बोल लेता हूं और सेकेंड हाउस बोल लेता हूं। नहीं, फर्स्ट हाउस जहां से प्रक्रिया शुरू हो, मान लो लोकसभा से प्रक्रिया शुरू होती है तो राज्यसभा सेकेंड हाउस होगा। नहीं, यदि राज्यसभा से शुरू होती है तो लोकसभा सेकेंड हाउस होगा। क्लियर? यहां पर ये मुद्दा है ही नहीं, मैं सीधे बोलता हूं फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस। फर्स्ट हाउस में भाई यदि शुरू होती है तो यहां पर क्या होगी? चर्चा होगी कि आखिर क्यों उनके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। उसके बाद जैसा कि कल मैंने बताया था, 2/3 क्लियर सदस्य इसको क्या करें? पास कर दे। पास करने के बाद अब ये कहा जाएगा? दूसरे हाउस में जाएगा। दूसरा हाउस जो है क्या है बच्चे? जांच का सदन है, ठीक है। दूसरा हाउस ही तय करेगा कि जांच कैसे करवाना है। क्लियर? दूसरे हाउस में ही राष्ट्रपति खुद से या अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे, ठीक है।
अब दूसरा हाउस ये तय करेगा कि जांच कैसे करवाना है। हाँ वेरी गुड, ठीक है, ध्यान दीजिए, दूसरा हाउस तय करेगा कि जांच कैसे करवाना है, और जहां भी दूसरे हाउस में राष्ट्रपति अपनी बात को रखेंगे खुद से या अपने वकील के माध्यम से। अच्छा, जांच के बाद यदि दूसरे सदन ने पाया कि भाई राष्ट्रपति पे जो आरोप लगाए गए, क्लियर, वह आरोप मान लो सही है, तो अभी भी राष्ट्रपति हटे नहीं, क्लियर। जब आरोप सही है तो फिर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा, तो राष्ट्रपति तब अपने पद पर नहीं रहे। क्लियर, ध्यान देना, राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहे। ये पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई आप लोगों को? बताओ यस नो बोलो फटाफट। मैं एक बार इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि आप सभी लोग इसको देख पाए। ये क्लियर है? यस या नो बोलो पहले, तब मैं उधर जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है। क्लियर है? अब चलो, अब मैं इधर आता हूं और अभी जो व्याख्या दूंगा मैं प्रक्रिया का, इससे समझ जाओगे आप कि यूपीएससी ने सवाल कैसे गलत पूछ दिए, कैसे लिखा। मैंने उसी दिन अपने फेसबुक पे लिखा टैग करके कि ये सवाल गलत, तत्क्षण मैंने लिखा कि सवाल गलत पूछा गया। ध्यान देना, देखिए हमारे पास 2 सदन है, क्लियर। एक क्या है हमारा, फर्स्ट हाउस है, नहीं, फर्स्ट हाउस है, और दूसरा क्या है, सेकेंड हाउस। देखिए गौर करना, फर्स्ट हाउस में, गौर करो मेरी बात को, जिस हाउस में प्रस्ताव लाया गया, मान लो लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा ही यदि उसकी जांच करे तो उसको हटाया जाना कहते हैं। लेकिन फर्स्ट हाउस में लाया गया और दूसरा हाउस उसकी जांच करे, जैसे कि राष्ट्रपति के केस में हुआ, तो उसको महाभियोग कहते हैं। पहले महाभियोग शब्द और हटाया जाना शब्द को समझो। हटाया जाना क्या है भाई, जिस हाउस में लाया गया वही हाउस जांच करे। लोकसभा में लाया गया हटाने का प्रस्ताव तो लोकसभा ही जांच करे, या राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा ही जांच करे, ठीक है, तो इसको हटाया जाना कहते हैं। और दूसरी तरफ महाभियोग क्या होता है, जिस हाउस में लाया गया वो जांच ना करे, पास होने के बाद जब दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे सदन में, वो जांच करे। देखो ना यहां पर पहला हाउस क्या करता है, चर्चा करता, बहस करता, उसके बाद 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। अब दूसरे हाउस में जाएगा तो वो जांच का सदन है, क्लियर। अब देखो यहां पर इस जगह पे गौर करो कि बच्चों यहां पर क्या होगा कि, अच्छा यहां पर एक चीज और ध्यान देना, हमारा संविधान का अनुच्छेद 61 इन्वॉल्व है यहां पे, समझना। यहां पर क्या है, संविधान का अनुच्छेद 124(4), गौर करना, तथा एक न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, यहां पर दोनों की जरूरत होती है। संविधान के प्रावधान प्लस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी शामिल है और एक्ट भी शामिल है।
और यहां पर क्या है भाई, सिर्फ और सिर्फ संविधान है। पहला फर्क समझ में आ चुका। अब देखो दूसरा फर्क देखते चलिए क्या है कि यदि राज्यसभा में लाना है तो कम से कम 50 सदस्य, लोकसभा में लाना है तो कम से कम 100 सदस्य क्या देंगे भैया, नोटिस देंगे। क्लियर? ये क्या देंगे ध्यान देना, नोटिस देंगे। ये नोटिस किसको देगा, सभापति का, राज्यसभा के। और ये नोटिस किसको देगा, अध्यक्ष को। हा? और डार्क तो ही और से अच्छे बोल्ड कर दो, ठीक है। देखिए गौर करना, यदि राज्यसभा में लाया गया तो कम से कम 50 सदस्य 14 दिन की नोटिस देंगे। कितने दिन की, 14 दिन की नोटिस देंगे। क्लियर? यदि लोकसभा में लाया गया, गौर करना, तो कम से कम 100 सदस्य अध्यक्ष को नोटिस देंगे। क्लियर? अच्छा, एक चीज यदि गड़बड़ी हो जाए कि एक ही दिन 100 सदस्य लोकसभा के पहुंच जाए अध्यक्ष के पास कि भैया फला फला जज को हटाना है। क्लियर? और उसी दिन 50 सदस्य राज्यसभा के अंदर भी पहुंच जाए, किसके पास, सभापति के पास, किसी हटाना है। तो अब फैसला कौन लेगा भाई, अध्यक्ष लेगा या सभापति लेगा? यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो अध्यक्ष और सभापति मिलकर फैसला लेते हैं। क्लियर? कि ये नोटिस एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वो तथ्यों को देखते हैं, दस्तावेजों को देखते हैं। नहीं, जैसे जस्टिस अरुण मिश्रा को हटाए, चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा को हटाने की प्रक्रिया के लिए नोटिस दिया गया राज्यसभा के उस समय जो सभापति थे वेंकैया नायडू, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, इससे पहले, ठीक है, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कहानी वहीं खत्म हो गई। क्लियर? लेकिन राष्ट्रपति के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर? यदि 1/4 सदस्य ने नोटिस दे दिया तो वो वहां के अध्यक्ष के ऊपर नहीं है या सभापति के ऊपर नहीं है कि वो महाभियोग चलाया जाएगा या नहीं चलाया जाएगा। लेकिन यहां पर भैया अध्यक्ष और सभापति तय कर देते हैं कि भैया तथ्य है या नहीं है, मतलब उनको हटाए जाने की प्रक्रिया चलेगी या नहीं चलेगी। क्लियर है पॉइंट? देखिए पहले इसको मैं समझा दे रहा हूं और फिर इस पे आता हूं, ठीक है, दोनों को फिर से चर्चा कर लेंगे। चलिए मान लेते हैं कि हां कह दिया, नहीं हां कह दिया, तो पहला सदन ही यहां जांच का सदन होगा। पहला सदन जांच का सदन, और जब पहला सदन जांच का सदन हो तो उसको हटाया जाना कहते हैं। दूसरा सदन जांच का सदन हो तो उसको महाभियोग कहते हैं। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। अब देखो यहां पर जांच कौन करेगा ये फिक्स है। एक क्या बनेगी, कमेटी बनेगी। क्या बनेगी, समिति बनेगी। इस समिति के अंदर बच्चे क्या होंगे, 3 सदस्य होंगे। क्लियर? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्लियर, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, समझ जाओगे, और एक कोई प्रसिद्ध न्यायविद। क्लियर? प्रसिद्ध न्यायविद। ये कमेटी जांच करेगी। मान लो कि जांच के उपरांत, ठीक है, जांच के उपरांत इसको क्या पाया भाई, जो आरोप लगाया गया सही पाया गया। ठीक है, क्या पाया गया, सही पाया गया। नहीं, अब पहला सदन यदि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो कि क्या हो, पूर्ण बहुमत से ऊपर हो, पूर्ण बहुमत हो, क्लियर, पारित करेगा। उधर क्या था भाई,
सिर्फ 2/3 टोटल का। और यहां पर क्या है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। कहां पर मिल कहां रहा है दोनों एक जैसा, कहीं दिख रहा है क्या आपको शुरू से अभी अंत तक? क्लियर है पॉइंट? अब देखना, मान लो इसने पास कर दिया, प्रथम सदन ने इसको पास कर दिया या पारित कर दिया, अब जाएगा ये किसके पास? द्वितीय सदन के पास। द्वितीय सदन यहां पर क्या करेगी बच्चे? चर्चा करेगी। यहां पर कोई जांच नहीं होगा, द्वितीय सदन में चर्चा करेगी और उस पर मत देगी। और मत कैसे भैया? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग जैसे पहले सदन में था, और वो ऊपर होना चाहिए किससे भाई? पूर्ण बहुमत से। क्लियर? मान लो ये पास हो गया, पास होने के बाद भी ये हटे नहीं, अभी पास होने के बाद भी नहीं हटे हैं। क्लियर? अब ये जाएगा किसके पास भैया? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस पे अपना क्या करेंगे? सहमति देंगे, तब जाके हटे। मतलब ये खत्म कहां हो रहा है? मैं लिखूं क्या? कार्यपालिका के पास। क्लियर? और ये खत्म कहां हो रहा था? देखो ये खत्म कहां पर हो रहा था? विधायिका के पास। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं। देखिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, राष्ट्रपति का सुनना। और जितेंद्र कुमार जी पेन का इंक डाल कर, ठीक है सर, दोनों शन। अब हरिंदर कुमार जी, सारे लोग फिर से सुनो। पहले आते हैं राष्ट्रपति पे। इसमें एक चीज इन्वॉल्व है, संविधान का अनुच्छेद 61। पहली बात समझ में आ गई? और सिर्फ संविधान ही इन्वॉल्व है। इसके लिए प्रस्ताव कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है? जहां लाया जाएगा प्रस्ताव उसको प्रथम सदन कहते हैं, पारित होने के बाद जहां जाएगा उसको द्वितीय सदन कह लेते हैं, समझने के लिए। अब यदि जिस भी सदन में लाया गया, कम से कम उसका 1/4 सदस्य क्या करे? 14 दिन का नोटिस दे राष्ट्रपति को। ध्यान देना। और उसके बाद ही महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। क्लियर? आरोप तय होगा, उस पर चर्चा होगी, उस पर क्या होगी? वोटिंग होगी। वोटिंग कितने से होगी भाई? जितने टोटल सदस्य हैं उसका 2/3। क्लियर? प्रथम सदन ने पारित कर दिया, अब ये जाएगा द्वितीय सदन में। द्वितीय सदन यहां पर जांच का सदन है। द्वितीय सदन ये तय करेगा कि जांच कैसे करवाई जाएगी। सीबीआई से करवा ले, सीबीसी से करवा ले, नहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से करवा ले, वो दूसरा सदन तय करेगा। अब दूसरे सदन ने जैसे भी तय किया, जांच करवा ली गई। जांच करवाने के बाद पाया गया आरोप की बिल्कुल सही है जी राष्ट्रपति के ऊपर। क्लियर? तो द्वितीय सदन ने फिर उसके बाद क्या किया? 2/3 से उसको पारित कर दिया। और एक बार जब वो पारित हो गया तो राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं रहे, वो महाभियोगित हो गए। मतलब प्रक्रिया सदन में खत्म हो जाएगी, संसद में खत्म हो जाएगी। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि संसद यहां पर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया को चलाती है। न्यायिक प्रक्रिया क्या है? फैसला सुनाना। तो संसद फैसला सुना रही है, ठीक है, और पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो संसद में जाके खत्म हो जा रही है। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, देखिए इसके लिए जो शब्दावली यूज की जाती है इनको हटाने के लिए, क्लियर, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, संविधान को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर? और संविधान को फॉलो नहीं करने का, क्लियर, कोई कारण नहीं बताया गया। ठीक है? जैसे एक सेकंड के लिए अनुच्छेद 112 कहता है कि ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि संसद में, लोकसभा में बजट को रखवाएं, और यदि बजट नहीं लाया जाता है वित्त वर्ष से पहले तो भैया संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये कारण बन सकता है उनको महाभियोगित करने का। ठीक है?
मान लो कि राष्ट्रपति के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप आ गया, क्लियर, तब जाके किया जाता है, क्लियर। तो लेकिन मैं जो बताना चाह रहा था यहां पर जो बड़ी बात है कि महाभियोग में पहला सदन जांच का सदन नहीं होता है, दूसरा सदन जांच का सदन होता है, क्लियर है पॉइंट। अब आते हैं किसकी तरफ, न्यायाधीश की तरफ। पहली बात मैं ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना जाना और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाना, दोनों की प्रक्रिया एक ही जैसी होती है। मतलब हाई कोर्ट के जज को हटाना और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, प्रक्रिया एक ही रहेगी, क्लियर। इसमें आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जजेस को जब हटाना हो तो दो चीज इसमें शामिल है, एक संविधान का अनुच्छेद 124 खंड 4, ठीक है, और दूसरा एक जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, क्लियर। ये दो चीज इन्वॉल्व है और दोनों से मिलकर ये पूरी प्रक्रिया चलती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहां भी प्रक्रिया कहीं से भी शुरू हो सकती है, लोकसभा या राज्यसभा से। यदि लोकसभा से शुरू होनी है तो कम से कम 100 सदस्य, और वहां कितना था 136, ध्यान देना। यदि राज्यसभा से शुरू होती तो कम से कम 50 सदस्य, वहां कितना था 63 और 50 एक थोड़ी होता है, 136 और 100 एक ही जैसा थोड़ी हुआ, ध्यान देना। तो कम से कम 100 सदस्य यदि लोकसभा से शुरू होती है और राज्यसभा से शुरू होती है तो कम से कम 50 सदस्य लोकसभा के केस में अध्यक्ष को नोटिस देंगे, राज्यसभा के केस में भारत के उपराष्ट्रपति या सभापति राज्यसभा को देंगे, क्लियर। ये व्यक्तिगत स्तर पर ये तय करते हैं कि सही मायने में इन पे हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर इन पे झूठा मूठा आरोप लगाता है, यह व्यक्तिगत तौर से, ठीक है, दस्तावेज वगैरह जो आप प्रस्तुत करोगे उसके हिसाब से। मान लो कि हाँ कह दिया, क्लियर, तो यहां पर प्रथम सदन ही जांच का सदन है, और जांच कैसे करवाई जाएगी प्रथम सदन तय नहीं करेगा, वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दे दिया गया कि 3 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या किसी भी हाई कोर्ट, उसके बाद दूसरा सदस्य जो होगा किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, जैसे उत्तराखंड हाई कोर्ट का या लखनऊ हाई कोर्ट का या इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और तीसरा कोई होगा प्रसिद्ध न्यायविद। प्रसिद्ध न्यायविद क्या हो सकते हैं, लॉ कॉलेज का या लॉ यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट नहीं, और जिसको संविधान का ज्ञान हो। इन 3 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी क्या करेगी, तय करेगी कि भैया जांच करने के बाद कि आरोप सही है या गलत है। यदि सही है और प्रथम सदन ने 2/3 उपस्थित और मत डालने वाले जो कि पूर्ण बहुमत हो ही हो, क्लियर, से प्रस्ताव पारित कर दिया तो ये दूसरे सदन में जाएगा। अब दूसरा सदन यहां पर जांच का सदन नहीं है, पहला ही सदन है। दूसरा सदन चर्चा करेगा और फिर से उसको 2/3 या स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देगा, और पास करने के बाद यहां प्रक्रिया खत्म नहीं होती है, अब वो जाएगा कहां पर, राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति का उस पे क्या होगा, हस्ताक्षर होगा। हस्ताक्षर होने के बाद यदि हो गया तो वो जज हट गया। और अभी तक भारत के अंदर किसी भी जज को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। जस्टिस रामास्वामी और दूसरे जजेस के ऊपर प्रस्ताव जरूर लाया गया, लेकिन वो अंततः पारित नहीं हो पाया लोकसभा और राज्यसभा से। समझिए इस बात को, क्लियर है पॉइंट। तो जो प्रक्रिया है हटाए जाने की, देखो कितना कठोर है। प्रस्ताव लाने के लिए 100, तो यदि लोकसभा में लाना है तो 100 एमपी चाहिए, और 100 एमपी आप समझ रहे हो, राहुल गांधी जी के पास जितने एमपी है उसका डबल से भी ज्यादा। क्लियर हो रहा है पॉइंट। तो इस कारण से हटाए जाने की प्रक्रिया इतनी कठोर है कि भाई न्यायाधीश भी स्वतंत्र रूप से अपना काम करता है कि भैया हर बात पे मुझे हटाया नहीं जा सकता है, क्लियर। अब आप देख लो कि दोनों प्रक्रिया अलग है या नहीं है। मैंने ये दोनों की व्याख्या दे दी। अब आप लोग बताएं कि मेरा प्रश्न है कि दोनों प्रक्रिया अलग है या नहीं है। मेरे हिसाब से अलग है। यदि आप भी मानते हैं कि अलग है तो यस लिखिए, क्लियर। धन्यवाद आपका बच्चे, क्लियर। क्लियर है पॉइंट, है ना, ठीक है। तो इसको लिखना चाहोगे,
ओके, थैंक यू। चलिए, अलग है ना, तो अब इसको लिख लो। मैं थोड़ा सा पहले राष्ट्रपति का यहां पर जूम करके लिखते हैं। लिखिए राष्ट्रपति का, लिखो, पहले राष्ट्रपति लिख लो। गुड, लिखिए। ना, हरेंद्र कुमार बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति को चुनने में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की भूमिका होती है, हटाने में कोई भूमिका नहीं होती है विधानसभा की। क्लियर, बिल्कुल कर लो, गलती मत कर लेना, ठीक है। हरेंद्र कुमार, इसको लिखिए। लिखो, फटाफट लिखो, और लिखते वक्त कहीं कंफ्यूजन आ जाए तो पूछ भी लेना। इस डेप्थ पे तो बहुत ज्यादा डेप्थ है ही, ठीक है। पहले तो यही क्लियर नहीं होता है कि इम्पीचमेंट क्या होती है, रिमूवल क्या होती है। रिमूवल में पहला ही सदन क्या करता है, जांच करता है। इम्पीचमेंट में दूसरा सदन जांच करता है। पहला फंडा तो यही है। क्लियर, ये लिख लिया बच्चों? और ये कहां खत्म हो जाती है, विधायिका पे खत्म हो जाती है। चलिए, अब इधर लिखिए किसके बारे में, तो रिमूवल के बारे में। ओके ओके, जितेंद्र राम जी पहले लिख लीजिए, मैं समझा दे रहा हूं, 2 मिनट में समझा दूंगा। देखो बच्चे, प्रिंस कुमार जी, मैंने बताया कि दूसरा सदन ये तय करता है कि महाभियोग की जांच कैसे करवाई जाएगी। वो सुप्रीम कोर्ट से करवा ले, सीबीआई से करवा ले, किससे करवाए, वो दूसरा सदन खुद तय करता है। यहां कुछ फिक्स नहीं है, ध्यान देना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के मामले में फिक्स है कि पहले सदन में ही होगी और 3 सदस्य की कमेटी करेगी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, किसी हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा और एक प्रसिद्ध न्यायविद होगा। बिल्कुल, 14 दिन का नोटिस चेयरमैन को देना होगा जब राज्यसभा में लाया जाएगा, और लोकसभा में लाया जाएगा तो अध्यक्ष को देना पड़ेगा। यदि एक ही दिन दोनों जगह आ गया तो फिर दोनों मिल के तय करेंगे, अध्यक्ष और
जो सभापति है। और जितेंद्र नाम जी कहाँ एग्जैक्टली नहीं समझ में आया वो मुझसे पूछ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। 3 सदस्यों की कमेटी, चलिए लिख लिया आप सभी लोगों ने। एक बार अच्छा दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, ठीक है, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा किसी भी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है ये चीफ जस्टिस है, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रसिद्ध न्यायविद। चलिए क्योंकि एक आध बच्चे को अभी भी कंफ्यूजन है, मैं बिल्कुल स्लो होकर इस चीज को समझाता हूं। ओके लीजिए बच्चे, थोड़ा सा और ऊपर कर दिया, ये लीजिए। एक बार स्थिर से सुनो, बिल्कुल स्लो मोशन पे, ठीक है। ये लिख लिया, इसको मैं क्या करता हूं सादा कर देता हूं ताकि इस पे नजर ना जाए। मुझे देखो और समझो, राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान का अनुच्छेद 61 में व्यवस्था दी गई है और सिर्फ ये संविधान के तहत ही हो रहा है। पहली बात, राष्ट्रपति को हटाया जाना है तो इससे संबंधित जो नोटिस है लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाई जा सकती, जिस सदन में लाया जाता उसको प्रथम सदन कहते हैं और प्रथम सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाता तो उसको द्वितीय सदन कहते हैं। क्लियर? लोकसभा में लाना हो या राज्यसभा में लाना हो, उसके कुल सदस्यों का 1/4 1/4 सदस्य 14 दिन का नोटिस देगा। क्लियर? ध्यान देना। और फिर 14वें दिन बीत जाने के बाद 15वें दिन क्या होगी, प्रक्रिया शुरू होगी। क्लियर? राष्ट्रपति के मामले में प्रथम सदन क्या होता है, उस पर बहस करती है, चर्चा करती है। चर्चा करने के बाद यदि 2/3 कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों से पारित कर दे तो वो प्रस्ताव दूसरे सदन में चला जाता है। दूसरा सदन यहां जांच का सदन है। राष्ट्रपति के केस में दूसरा सदन खुद तय करता है कि जांच कैसे करवाई जाएगी। क्लियर? जैसे भी जांच करवाए वो दूसरा सदन तय कर लेगा, डिसाइड करेगा। राष्ट्रपति अपनी बात को खुद से
या अपने वकील के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, रखते हैं। क्योंकि देखो नैसर्गिक न्याय कहता है यदि मुझ पे आरोप लगाया गया तो मेरा भी पक्ष सुना जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति पे चूंकि आरोप लगता है तो राष्ट्रपति के पक्ष राष्ट्रपति खुद से रख ले या किसी और से रखवा ले। क्लियर। दूसरा सदन जांच किया, जांच करते समय राष्ट्रपति अपने पक्ष को रखते। जांच करने के बाद यदि दूसरे सदन ने पाया या जिससे भी करवाया उसने पाया कि भैया इनके ऊपर आरोप तो बिल्कुल सही है, अब दूसरा सदन भी कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 से पारित कर देता है प्रस्ताव, तो राष्ट्रपति अब अपने पद पे नहीं रहे, वो महाभियोगित हो गए। क्लियर। यानी कि प्रक्रिया कहां पर खत्म होगी? विधायिका में, संसद में ही खत्म हो जाती है। ये तो था राष्ट्रपति का जी। दूसरी बात, दूसरी तरफ यदि चले तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया एक जैसी होती है। और जब आप हटाया जाना कहते हो तो यहां पर जो जांच होगी वो प्रथम सदन में ही होगी। ये बड़ा फर्क है। महाभियोग क्या होते हैं? प्रथम सदन में आरोप लगाया गया, जांच दूसरा सदन करेगा। हटाए जाने में क्या है? जिस सदन ने आरोप लगाया, जहां पर शुरुआत हुई वहीं पे जांच होगी। क्लियर। अब इससे संबंधित यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने से संबंधित जो है प्रक्रिया, एक तो संविधान के अनुच्छेद 124(4) में दी गई है और दूसरा एक जजेस इंक्वायरी एक्ट लाया गया था 1968 में, उसमें दी गई है। अब इसमें प्रक्रिया क्या है? यदि लोकसभा में शुरू करना हो तो कम से कम 100 सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को नोटिस देंगे, लिए 14 दिन की। यदि राज्यसभा में शुरू करना हो तो राज्यसभा के 1/4 नहीं, राज्यसभा के 50 सदस्य कम से कम नोटिस देंगे। किसके? राज्यसभा के चेयरमैन को या सभापति को। क्लियर। अब अध्यक्ष लोकसभा के केस में, सभापति राज्यसभा के केस में तय करेगा व्यक्तिगत रूप से कि भैया सही में इसमें तथ्य है या नहीं है। यदि तथ्य पाते हैं, क्लियर, पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष को या सभापति को कहते हैं, क्लियर, तो वो प्रक्रिया को हरी झंडी दे देंगे, हाँ भाई चलो हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। प्रथम सदन क्या करेगा? इसमें जांच करेगा और जांच करने के लिए एक कमेटी पहले से तय है 1968 के जजेस इंक्वायरी एक्ट में। कमेटी होगी कितनी? 3 सदस्यों की। उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। क्लियर। दूसरा क्या होगा? किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। तीसरा कौन होगा? प्रसिद्ध न्यायविद, न्यायिक मामलों का जानकार। ठीक है, वो लॉ कॉलेज का प्रोफेसर भी हो सकता है, एडवोकेट भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी, कोई भी हो। ये 3 सदस्य क्या करता है? जांच करता है ये समिति। और जांच करने के बाद यदि पाता है कि भैया आरोप तो बिल्कुल सही है, क्लियर, तो वो सदन 2/3 उपस्थित और मत डालने वाले जो सदस्य हैं उसका 2/3, जो कि पूर्ण बहुमत से ऊपर ही होना चाहिए, से प्रस्ताव पारित कर देगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद वो दूसरे सदन में जाता, दूसरा सदन फिर से उस पर चर्चा करता और फिर ऐसे ही यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो उसके बाद वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे और जैसे ही हस्ताक्षर किया तो वो हट गए। कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का वो जज जो है। क्लियर। तो यहां पर प्रक्रिया कहां पर खत्म होती है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति है कौन? एग्जीक्यूटिव। वहां पर प्रक्रिया कहां पर खत्म होती है? संसद में। संसद क्या है? विधायिका। तो मैंने जो आपको पूरी व्याख्या दी, उस पूरी व्याख्या से आपको यह समझ में आ चुका होगा कि एक तरफ महाभियोग और दूसरी तरफ राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का हटाया जाना, यह प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज रखिए। पॉलिसी और 2/3 पॉलिसी क्या है? हरिंदर कुमार जी आप आए थे सारी क्लास में, पहले तो ये बताओ। ठीक है, ये चर्चा हो चुकी है। क्लियर। अरे 1/4 कहने का क्या मतलब है? ठीक है, 1/4 का मतलब है टोटल का 1/4। ठीक है, जैसे 543 है उसका 1/4। ठीक है, या 250 सदस्य हैं राज्यसभा में उसका 1/4। क्लियर। और जब 2/3 की बात की जाती है तो टोटल का
टोटल मान लो 543 है, पढ़ाया मैंने, उसमें से आज 500 ही आए, 500 में से मान लो 300 ने ही वोट दिया, तो इसका 2/3 कितना होगा बच्चे, 200 होगा। तो ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा, मैंने बताया था, क्लियर। ये प्रस्ताव पारित तब होगा जब वो 273 से ऊपर हो। और 273 क्यों? क्योंकि 543 का आधा जमा 1 करोगे तो 273 आता है, ठीक है। तो ये जो फिगर आया वो हमेशा 273 से ऊपर होना चाहिए, ये ओके। चलिए गुड, तो ये पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बारी आती है, एक चीज मैंने आपको बताना है, जुडिशियल रिव्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यायिक पूर्वालोकन, ठीक है। अब देखो हमारा अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, इसमें क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट या मूलभूत अधिकार। अब देखो अनुच्छेद, गौर करना, अनुच्छेद 13(4), अनुच्छेद 13(4) क्या कहता है कि जो कोई कानून बनाया गया या किसी ने कोई आदेश दिया, गौर करना, यदि वो कानून किसी व्यक्ति के मूलभूत अधिकार को छोटा करता हो, मतलब कम करता हो, क्या करता हो, कम करता हो, नहीं, उससे छीनता हो, क्लियर, या उसके खिलाफ हो, नहीं, तो भाई वो व्यक्ति कहाँ जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट, क्लियर। और फिर सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद के तहत देखेगी क्या सही मायने में कम करता है या छीनता है या उसके खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में उस कानून को, ठीक है, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट क्या कर देती है, नल एंड वाइड डिक्लेयर करती है। नल एंड वाइड डिक्लेयर करने का मतलब शून्य घोषित कर देती है, मतलब वो कानून क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं एक आपको, जैसे एक कानून लाया गया NJAC, क्लियर, 2014 में, ध्यान देना, फुल फॉर्म है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, क्लियर, हिंदी में इसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, और इसको अभी मैंने बताया था बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन, यानी कि इसको न्यायालय की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए शून्य घोषित कर दिया गया। तो ये जो जांच होता है कि क्या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है या उसको छोटा कर रहा है या छीन रहा है, ये जो जांच न्यायालय के द्वारा की जाती है, संसद के द्वारा बनाए गए कानून का या किसी के द्वारा जो आदेश दी जाती है उसका, इस चीज को न्यायिक पूर्णावलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इज इट ओके? क्लियर है?
न्यायिक पूर्णावलोकन, और ये हमने कहां से लिया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। चलिए एक और लिखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की कहानी खत्म। अब नेक्स्ट लिखिए आयरलैंड। क्या? आयरलैंड। क्लियर? इससे हमने 3 चीजें ली है। एक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक दिया गया है, ये लिया गया। उसके बाद राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये प्रावधान भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। और तीसरा, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है, ये 3 चीज हमने कहां से ली है? आयरलैंड से। एक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते, और तीसरा, राष्ट्रपति के चुने जाने की प्रक्रिया। क्लियर है पॉइंट? कोई कंफ्यूजन? तो अब आप लोगों को कोई प्रश्न रखना हो तो बताइए, पूछिए। गुड। कोई भी प्रश्न हो पूछ लो। पढ़ाने वक्त जो टॉपिक हो बस वही प्रश्न पूछो, उसी से संबंधित। बाकी के प्रश्न के लिए अलग से समय दे रहा हूं मैं आप लोगों को। हाँ, ये तो बता दिया है ना। चलिए, यदि कोई सवाल नहीं है तो फिर है, सबोर्डिनेट कोर्ट के जज कैसे हटाए जाते हैं? देखो, ये गवर्नर के द्वारा हटाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। और हाई कोर्ट के जांच की जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद हटाए जाएंगे गवर्नर के द्वारा। इज इट ओके? नियुक्ति भी गवर्नर करता है। ये देखो, इसको इंग्लिश में लिखते हैं एब्रिज, टेक्स अवे इन कंट्रावेशन चलो क्लियर। कल मिलते हैं बच्चे। बस शर्त एक ही है, रिवीजन करना है, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करोगे कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। और तरीका रिवीजन का क्या है, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मार दो, नहीं तो हथौड़ा ज्यादा चलाना पड़ेगा और जैसा औजार चाहोगे वैसा बनेगा भी नहीं। मतलब पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर, ठीक है जी। दूसरा रिवीजन उसी चीज का 1 हफ्ते के अंदर, और तीसरा रिवीजन
उसी चीज का 1 महीने के अंदर करके देखो, जल्दी भूलोगे नहीं। ठीक है, सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।